हाय एवरीवन। बहुत सारे केसेस में जहाँ पे ऑपरेशन आपको सजेस्टेड तो होता है लेकिन कराने की कोई आवश्यकता नहीं होती है, वैसे कंडीशन में भी बहुत पेशेंट क्या है कि टेंशन में, घबराहट में ऑपरेशन करवा लेते हैं, फिर बाद में उन्हें पछताना पड़ता है और क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगी। लेकिन मैं परसों एक पेशेंट देखी, हाइड्रोसिल का पेशेंट था। वो मेरा पुराना पेशेंट था जिसे ये तकलीफ़ हो रखी थी और उसने हिचकवश मेरे से नहीं बताया और जाके ऑपरेशन उसने करा लिया। तब मुझे ये समझ में आया कि बहुत सारे कंडीशन में जहाँ पे होम्योपैथिक की मेडिसिन बहुत कारगर है, उस तरह के सिम्टम्स को हटाने के लिए ऑपरेशन करने की कोई आवश्यकता नहीं वहाँ पे पड़ेगी। वैसे कंडीशन में भी पेशेंट क्या है कि ऑपरेशन करा लेते हैं हाइड्रोसिल का, फिर बाद में जो कॉम्प्लिकेशंस झेलना पड़ता है पेशेंट को, फिर वो ट्रीटमेंट कराने के लिए आप होम्योपैथिक फिजिशियन के पास में जाते हैं। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से ये अवेयरनेस देना चाहती हूँ कि, और यही मैं इस वीडियो में बताने भी वाली हूँ, क्योंकि एक वीडियो में मैंने पहले बता चुकी हूँ कि व्हाट इज़ हाइड्रोसिल, हाइड्रोसिल क्या होता है। इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि क्या क्या कारण हो सकते हैं हाइड्रोसिल होने के, कैसे आप डायग्नोस करिएगा और क्या क्या लक्षण आपको नज़र आएंगे कि आपको लगेगा कि ये डिफरेंशियल डायग्नोसिस आप कैसे कर पाएंगे कि ये हाइड्रोसिल ही है और कोई दूसरा कारण नहीं है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ फर्स्ट। I am Dr. Monica Gupta. I am third generation homeopath of my family, working as medical officer under Bihar government, and also I am practicing homeopathy for more than 20 years. देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक डिफरेंशियल डायग्नोसिस बता देती हूँ जो एक फिजिशियन के लिए भी जानना ज़रूरी है और एज ए पेशेंट भी आपको ये जानना ज़रूरी है कि आपको ये हर्निया है या फिर आपको स्क्रोटम में स्वेलिंग है यानी कि हाइड्रोसिल है, क्योंकि दोनों ही कंडीशन में सिम्टम्स लगभग में वैसे ही आते हैं। लेकिन आपको ये जानना ज़रूरी रहेगा ट्रीटमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी और अवेयरनेस के हिसाब से भी कि दोनों में क्या है। तो सबसे पहली बात क्या है कि इंग्यूनियल हर्निया जो अगर होगा, इंग्यूनियल हर्निया और हाइड्रोसिल ये दो ही चीज़ रहते हैं ज़्यादातर पेशेंट में, जिसके कारण ये स्वेलिंग वहाँ पे नज़र आती है। तो जो डायग्नोसिस होता है हाइड्रोसिल का वो दो तरीके से हम लोग करते हैं। एक जिसे कहते हैं टॉर्च टेस्ट, जिसमें हम फीमेल डॉक्टर जो है वो नहीं करती हैं, जो मेल डॉक्टर होते हैं वो करेंगे। तो टॉर्च टेस्ट एक होता है, और मेरी बात अगर मैं करूं तो मैं अल्ट्रासोनोग्राफी करा के ये डायग्नोस करती हूँ कि पेशेंट किस चीज़ के तकलीफ़ को लेके आया है, हाइड्रोसिल से तकलीफ में से ग्रसित है या फिर उसे इंग्यूनियल हर्निया है। तो ये हो गया दो तरीका आपको डायग्नोसिस करने का कि कैसे आप पहचान पाएंगे। पहला तो हो गया आपको टॉर्च टेस्ट। टॉर्च टेस्ट में क्या होता है कि आपका जो स्क्रोटल सैक है, स्क्रोटम है, वहाँ एक तरफ से आप टॉर्च अगर जलाते हैं तो दूसरे तरफ से आप जब ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है, तो वहाँ से आपको एक फ्लूइड फील्ड वहाँ पे अंदर में लगेगा कि फ्लूइड है, क्योंकि जो टॉर्च का लाइट है वो ट्रांसपेरेंट रहेगा, वो आर पार जाएगा, फ्लूइड से वो आर पार जाएगा और आपको उस तरफ में दिखेगा। तो आप समझ जाएंगे कि ये हाइड्रोसिल है। लेकिन अगर हर्निया होगा तो ये जो ट्रांसपेरेंसी है ये निगेटिव रहेगा, यानी आपको कुछ भी नहीं दिखेगा आर पार। तो कहने का मतलब है कि अगर हर्निया का प्रॉब्लम होगा तो ये टॉर्च टेस्ट जो है ये निगेटिव रहेगा, और अगर आपका ये हाइड्रोसिल की शिकायत रहेगी तो आपको टॉर्च टेस्ट पॉजिटिव रहेगा, यानी कि आपको जो लाइट है वो उस पार जाता हुआ दिखेगा अगर इसके अंदर फ्लूइड फिल्ड रहेगा। चलिए, दूसरा लक्षण हम जान लेते हैं डिफरेंशियल डायग्नोसिस करने के लिए कि हमारा जो प्रॉब्लम है वो हम हाइड्रोसिल से संबंधित है या फिर हर्निया से संबंधित है। तो हर्निया के केस में पेन मौजूद रहेगा और हाइड्रोसिल के कंडीशन में पेन ज़्यादातर नहीं रहता है। और हर्निया के कंडीशन में जो पेन रहेगा वो एब्डोमेन जो आपका ऊपर का भाग है उसके तरफ आपको लगेगा कि पेन एक्सटेंड कर रहा है, तो वैसा सेंसेशन होगा। लेकिन हर्निया के कंडीशन में ऐसा होगा। लेकिन अगर आपका हाइड्रोसिल का अगर सिचुएशन है तो वैसे कंडीशन में पेन ना के बराबर होता है। दूसरा एक सिम्टम आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि कफ टेस्ट आपका पॉजिटिव रहेगा। कहाँ पे? जहाँ पे हर्निया का शिकायत रहेगा।
खांसने से क्या होगा कि उसका जो फ्लक्चुएशन है वो आपको महसूस होगा वहाँ पे हाइड्रोसिल के पास में जहाँ पे स्वेलिंग है। लेकिन हर्निया के कंडीशन में तो आपको होगा, लेकिन जब हाइड्रोसिल का कंडीशन होगा तो कफ टेस्ट आपका निगेटिव होगा। खांसने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जैसा स्वेलिंग है वैसा ही बना रहेगा। तो इस तरीके से भी आप डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे कि पेशेंट का जो स्वेलिंग है स्क्रोटल एरिया में वो हर्निया के वजह से है या हाइड्रोसिल के वजह से है। तीसरा जो बात है जो पेशेंट खुद बताएगा कि मैडम ये जो स्वेलिंग है ये इंग्विनियल रीजन से स्टार्ट हुआ था और तब जाके स्क्रोटम में ये स्वेलिंग हुई थी। तो आप ऑटोमेटिक समझ जाएंगे कि ये हर्निया का कंडीशन हो सकता है। बिल्कुल ही कंफर्म करने के लिए आप वहाँ पे स्क्रोटम का जो अल्ट्रासोनोग्राफी होता है वो करा लेंगे। लेकिन अगर हाइड्रोसिल का रहेगा तो ये जो स्वेलिंग होगा वो स्क्रोटल सैक में ही रहेगा, और मैं आपको आगे के वीडियोस में बताऊंगी कि कितने तरह के होते हैं ये, तो आपको उससे भी बहुत सारा बात समझ में आ जाएगा। चलिए एक और बात इस वीडियो में हम जान लेते हैं कि सिम्टम्स क्या क्या होंगे। तो सिम्टम्स आप जान रहे हैं कि हाइड्रोसिल का कंडीशन है तो वहाँ पे आपको स्वेलिंग नज़र आएगा पेशेंट के स्क्रोटल एरिया में। स्क्रोटल आप समझ रहे हैं ना कि क्या मैं बोलना चाह रही हूँ। आप अगर फर्स्ट वाला वीडियो मेरा देख लेंगे ना तो आपको एक्चुअली समझ में आ जाएगा। ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, और अगर मैं काम की बात करूँ कि इसका क्या काम होता है तो हाइड्रोसिल जो है ये एक डिफेक्ट है ना। और ये होता कहाँ है? स्क्रोटम में होता है। स्क्रोटम क्या है? इसके अंदर टेस्टिस होती है, और टेस्टिस का ही काम होता है जो हमारा मेल का जो रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स होता है उसको, जिसे टेस्टोस्टेरोन कहते हैं, इसका सेक्रेशन करना। तो इसका सेक्रेशन होता है तो ये क्या है कि जितना भी मेल रिप्रोडक्टिव जो साइन एंड सिम्टम्स हैं वो सारे चीज़ क्या है कि आपको उसी के कारण होते हैं, टेस्टोस्टेरोन। अगर इसमें कमी हो जाएगी तो मेल का जितना भी हार्मोनल सिस्टम है जो वर्क करता है वो सारा चीज़ क्या होगा कि कम हो जाएगा, डिमिनिश हो जाएगा, और प्रॉब्लम बहुत सारा आ सकता है। जैसे दाढ़ी मूंछ आना, जो मेल का बॉडी स्ट्रक्चर होता है वो सारा चीज़ कंट्रोल होता है। हार्मोन से संबंधित जितना यानी रिप्रोडक्शन से संबंधित जितना बात होता है वो सारा चीज़ क्या है कि टेस्टोस्टेरोन ही कंट्रोल करता है, और यही टेस्टोस्टेरोन टेस्टिस में बनता है। तो अगर यहाँ पे कोई प्रॉब्लम होगा तो क्या होगा कि उसका इफेक्ट सीधा सीधी आपके हार्मोन पर पड़ेगा। और दूसरा है कि स्पर्म को वहाँ पे वो बनने में मदद करता है टेस्टिस। तो क्या है कि अगर इनफर्टिलिटी का कंडीशन है, क्योंकि कुछ महीने पहले ही एक पेशेंट मेरे पास आया था, मेल पेशेंट। एक्चुअली क्या है कि पेशेंट्स लोग जो मतलब कि अगर इनफर्टिलिटी का केस है तो सारा जवाबदेही क्या है कि फीमेल के ऊपर आ जाती है। लेकिन उस कंडीशन में वहाँ पे जो प्रॉब्लम था वो मेल का था, जहाँ पे उसे हाइड्रोसिल हो रखा था, माइल्ड ही था लेकिन था। तो ये चीज़ उसने नहीं बताया, और बाद में जब मुझे पूछने पर पता चला कि उसे हाइड्रोसिल की समस्या है और बहुत दिनों से है, तो जब मैंने उसका स्पर्म काउंट कराया तो बहुत ज़्यादा कम था। तो कहने का मतलब मेरा यहाँ पे ये है कि अवेयरनेस के तौर पे आप ये भी जान जाइए कि अगर आपको हाइड्रोसिल की समस्या है तो इनफर्टिलिटी भी हो सकता है। तो कॉम्प्लिकेशंस जब मैं बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में तो ये ज़रूर बताऊंगी, ये सारा चीज़ क्लियर करूंगी वहाँ पे। तो मैं यहाँ पे बताना चाह रही हूँ क्या काम है टेस्टिस का। तो एक तो मैंने आपको बता दिया कि हार्मोन्स का सेक्रेशन करता है, टेस्टोस्टेरोन का, और साथ में स्पर्म काउंट को भी वहाँ पे स्पर्म को बनाता है जो जाके ऊपर में स्टोर होता है। इसमें कहीं भी दिक्कत आएगा तो आपके फर्टिलिटी में दिक्कत आएगा, आपके हार्मोन्स में दिक्कत आएगा, आपका हार्मोन बिल्कुल ही डिसबैलेंस हो जाएगा, जिसके कारण आपके बॉडी में और भी सारे सिम्टम्स आ सकते हैं। तो हाइड्रोसिल का ट्रीटमेंट कराना बहुत ही ज़रूरी है। नेक्स्ट सिम्टम की बात मैं करूं, जैसे मैंने आपको बताया स्वेलिंग रहता है जिसके कारण ये सब कॉम्प्लिकेशंस आते हैं। दूसरा जो सिम्टम्स आ सकता है वो आ सकता है भारीपन। वहाँ पे स्वेलिंग की वजह से भारीपन होगा ही, डिस्कम्फर्ट होगा ही। पेन बहुत रेयर होता है, पेन तभी होता है जब वहाँ पे इन्फेक्शन हो जाए। हाइड्रोसिल होता है ये छोटे छोटे बच्चों में भी हो सकता है और बड़े में भी हो सकता है। तो बच्चों में जो होता है जैसे कि बाय बर्थ भी हो सकता है, जो 1 साल के भीतर वो ठीक हो जाता है। लेकिन अगर ये कंटिन्यू कर गया तो भी हमारे पास मेडिसिन है ना। वहाँ पर ऐसा नहीं है। मेरे पास 2-3 साल पहले एक पेशेंट आई थी जिसमें एक छोटा सा बच्चा मतलब कि
समझिए कि वो 1.5-2 साल का होगा, 2 साल का होगा, तो उसे ऐसा था। तो वो हर्निया, वो लोग समझ रहे थे हर्निया है, लेकिन हर्निया नहीं था, वो हाइड्रोसिल था। तो कहने का मतलब है कि अगर साल भर में वो अपने आप ही ठीक हो जाता है, जैसा मैंने आपको उसका जो फिजियोलॉजी इसके पहले बताया फर्स्ट वीडियो में, उसके अनुसार क्या है कि साल भर में वो चीज़ खुद ब खुद अपने आप नेचुरली ठीक हो जाता है। लेकिन अगर ये कंटिन्यू कर गया कुछ सालों तक तो आपको मेडिसिन की आवश्यकता पड़ेगी। तो होम्योपैथी में इसके लिए भी मेडिसिन बहुत अच्छी है। आप बच्चे का ऑपरेशन कराने के लिए तो जाएंगे नहीं, तो आप बहुत वेट भी नहीं करेंगे, क्यों वेट करेंगे, है ना। तो इसके लिए मेडिसिन आप ले सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, पेन इसमें बहुत ज़्यादा नहीं रहता है। और अगर इन्फेक्शन की वजह से पेन अगर हुआ भी है, तो अगर बच्चे इन्फेंट का बात मैं करूँ तो वो अलग बात है, वहाँ ज़्यादा कोई इन्फेक्शन नहीं देखा जाता है। लेकिन इन एडल्ट्स में क्या है कि इन्फेक्शन बहुत सारे रहते हैं। ओल्ड एज में भी हाइड्रोसिल बहुत ज़्यादा देखा गया है। तो ओल्ड एज का जो इन्फेक्शन है वो आपको इकोलाई की वजह से ज़्यादा होता है। तो वहाँ पे आप टेस्ट करा सकते हैं, इकोलाई बिकोलाई का टेस्ट करा के देख सकते हैं कि कहीं यूरिन का कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, क्योंकि यूरिन के द्वारा ही इन्फेक्शन ऊपर जाके वहाँ क्रिएट कर सकता है। और अगर मिड एज की बात मैं करूँ, जो एडोलेसेंस पीरियड है, उसमें भी हाइड्रोसिल बहुत ज़्यादा है। आज के डेट में मैं बहुत ज़्यादा पेशेंट वैसा देख रही हूँ कि जिसके वजह से है। तो ये जो कारण है वो इन्फेक्शन जो होता है वो क्लेमाइडिया की वजह से होता है। तो क्लेमाइडिया का भी आप टेस्ट करके भी देख सकते हैं। वैसे बैक्टीरिया या वायरस का कोई संबंध होम्योपैथी से विशेष नहीं रहता है, लेकिन डायग्नोसिस करने के लिए आप ये सब मतलब टेस्ट करा के जान सकते हैं। मैंने आपको इसलिए बताया कि ये इन्फेक्शन के वजह से वहाँ पे पेन, स्वेलिंग, रेडनेस रह सकता है, इन्फ्लामेशन भी हो सकता है। एक कारण होम्योपैथिकली पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बताऊँ तो आपने पढ़ा होगा कि मम्स आप सुई जो गाल फूल जाता है ना और फीवर हो जाता है, और जिसके लिए बेलोडोना का पट्टी साटा जाता है, आप जान रहे होंगे, वो अगर मैल ट्रीटेड रह गया। मैल ट्रीटेड करने का मतलब है कि अगर बचपन में हुआ, या आजकल तो बड़ों में भी मैं मम्स देख रही हूँ, बहुत सारी बीमारियाँ हट गई हैं, पोलियो हट गया, लेकिन मम्स मेरे ख्याल से नहीं हटा है। क्योंकि आज के डेट में भी मुझे बहुत सारे पेशेंट मम्स के मिलते हैं और एडल्ट में मिलते हैं। बच्चे तो छोड़ दीजिए, पहले तो बच्चों में ज़्यादा देखा जाता था, अब तो एडल्ट में भी मिल रहा है। तो मम्स अगर मैल ट्रीटेड रह गया, यानी ठीक से उसका इलाज नहीं हुआ, तो ये इसका इन्फेक्शन जो है ये स्क्रोटल स्वेलिंग को क्रिएट कर सकता है, हाइड्रोसिल को क्रिएट कर सकता है। चलिए, अगर मैं सिम्टम्स की बात और मैं आगे करूं तो आप देख पा रहे हैं कि हाइड्रोसिल में क्या है कि आपके स्क्रोटम का साइज़ बड़ा हो गया। मैंने ऐसे पेशेंट भी ऑब्ज़र्व किए हैं कि जिसमें स्क्रोटल का साइज़ जो है ये इतना ज़्यादा हो जाता है कि मिड थाई तक उनका ये साइज़ बढ़ के चला आता है। अब वो जस्ट इग्नोर इट, वो बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं और सोचते हैं कि उसमें तो कोई पेन नहीं है, तो ऐसे ही ये रहेगा, और कोई ट्रीटमेंट नहीं कराते हैं। तो मैं आपको आगे के वीडियो में ये भी बताऊंगी कि कौन कौन सा ट्रीटमेंट गांव के लोग को मैं कराते हुए देखी हूँ और क्या क्या कॉम्प्लिकेशन उन्होंने झेला है। मैं ये अवेयरनेस आप तक ज़रूर पहुँचाऊँगी, जिससे आप ये नहीं कराएं और उससे बचें। बाकी मैं आती हूँ यहाँ फिर वापस सिम्टम में। तो सिम्टम में मैंने आपको जैसा बताया कि साइज़ चूँकि बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है, जिसके वजह से क्या है कि दोनों थाइस के बीच में वो रगड़ खाता है। रगड़ खाने की वजह से वहाँ पे फंगल इन्फेक्शन बहुत जल्दी हो जाता है, और बहुत जल्दी होने की वजह से वहाँ पे इन्फेक्शन होने की वजह से बहुत ज़्यादा हो सकता है कि बॉयल्स हो जाए, एब्सेस हो जाए, और ये इन्फेक्शन बाद में और ज़्यादा परेशानी क्रिएट कर देता है। दूसरा है कि ओवर स्ट्रेचिंग की वजह से, क्योंकि बहुत ज़्यादा साइज़ बड़ा हो गया तो उसका जो स्किन होता है, आउटर स्किन होता है, वो बहुत ही थिन हो जाता है। और कपड़ों की रगड़ की वजह से, या फिर बाइक वाइक पे बहुत ज़्यादा अगर लोग बैठ रहे हैं, या फिर किसी भी तरह का रगड़ हो, कपड़ों के रगड़ हो से, या बैठने उठने की वजह से, या बाइक पर ज़्यादा ट्रैवलिंग की वजह से, किसी भी कारण से अगर रगड़ वहाँ पैदा हो रही है और आपका जो हाइड्रोसिल है यानी स्क्रोटम जो है उसका जो बाहर का लेयर है, स्किन है, पतला हो गया है ओवर स्ट्रेचिंग के वजह से, तो वहाँ पर बहुत ही जल्दी आसानी से एब्रेशन हो जाएगा। एब्रेशन करने का मतलब वहाँ का स्किन छिल जा सकता है और इन्फेक्शन बहुत जल्दी क्रिएट हो जाएगा। और इन्फेक्शन क्रिएट होगा तो वहाँ पे कोई भी इन्फेक्शन हो सकता है, बैक्टीरियल हो सकता है, फंगल हो सकता है, कोई भी इन्फेक्शन वहाँ पे क्रिएट हो सकता है। उसी तरीके का सिम्टम वहाँ पे आने लगेंगे। हो सकता है वहाँ पे रेडनेस हो जाए, इन्फ्लामेशन हो जाए, या फिर वहाँ पे कोई एब्सेस बन जाए अगर मैल ट्रीटेड रह गया। क्योंकि अगर बॉडी पेशेंट का इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है, डायबिटिक है, या इस तरह का कोई कॉम्प्लिकेशन पहले से है उस पेशेंट को, तो वो घाव जल्दी भरेगा नहीं और वहाँ पे गैंग्रीन की समस्या हो सकती है। मैंने ऐसा
कई पेशेंट में देखा है जिसमें प्रॉब्लम्स जो आ रही हैं वहाँ पे इन्फेक्शन होने का, वो हाइड्रोसिल के वजह से है, जिसने पेशेंट ने मुझे नहीं बताया और बाद में इंक्वायरी करने पर पता चला कि हाइड्रोसिल की समस्या से पेशेंट जूझ रहा है, जिसके वजह से ही वहाँ पे फंगल इन्फेक्शन, रिंगवर्म्स की समस्या उत्पन्न हो गई है। और वो करता क्या है कि वो गांव में किसी भी ऐसे ही किसी व्यक्ति से सिरिंजिंग करवा लेता है, यानी कि पानी फ्लूइड निकलवा लेता है, और फिर जब ठीक हो जाता है तो सोचता है कि मेरा वो चीज़ ठीक हो गया। लेकिन आगे की वीडियो में बताऊंगी मैं कि ये कैसा कैसा कॉम्प्लिकेशंस आपको दे सकता है। तो इस वीडियो में यहीं तक, क्योंकि बहुत फिर ये लंबा हो गया, इतनी सारी बातें बोलनी रहती हैं आपको तो पता ही नहीं चलता है कि वीडियो कैसे लंबा हो जाता है। मैं चाहती हूँ कि 2 से 5 मिनट का वीडियो बनाऊँ, लेकिन हो ही नहीं पाता है मेरे से। और सेकेंडली क्या है कि आप ये ना सोचिए, क्योंकि बहुत पेशेंट मेरे कहते हैं कि मैडम आप डेली ही वीडियो डालिए, अब मेरे से ये बिल्कुल नहीं हो पाता है, मुझे बिल्कुल ही समय नहीं मिल पाता है। लेकिन कोई भी जानकारी जो भी मैं आपसे साझा करती हूँ मैं कभी भी कर सकती हूँ। आप एकदम मेरे से कांटेक्ट में रहिए, जैसे ही मैं पोस्ट करती हूँ वो आप तक ज़रूर पहुँच जाएगा, अगर आपने सब्सक्राइब किया रहेगा तो ऐसा बिल्कुल नहीं समझिए, क्योंकि क्या है ना कि फेसबुक पर आजकल ये ट्रेंड चल रहा है कि आप एकदम राइट टाइम पे अगर पोस्ट डालेंगे तभी आपका वायरल होगा, लोग आपको देखेंगे। तो मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती हूँ कि मैं वायरल हो जाऊँ, और कहने का मतलब है कि पेशेंट मुझे